नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए सियासी खबरें पेश करते हैं, माशी व इक़्तिसादियात से मुतालिक खबरें पेश करते हैं, स्पोर्ट्स से मुतालिक खबरें पेश करते हैं। लेकिन और जिस अंदाज में फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हिंदुस्तान में अक़लियतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उस बारे में खबरें पेश करते हैं। लेकिन आज हम वो खबरों का जो आगाज़ है, जो तबसरों का आगाज़ है, उस तरह की खबरों से नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमन टच की जो खबर है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम किया जा रहा है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने दरिंदगी की हद कर दी है। उसकी दरिंदगी का सिलसिला जारी है और उसकी शैतानियत का सिलसिला जारी है और उसकी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया, ऐसा लगता है कि दुनिया वालों और दुनिया हुकूमत करने वालों के सीनों में दिल नहीं है बल्कि पत्थर आ गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह की दरिंदगी के बावजूद कोई इसराइल को रोक नहीं पा रहा है, इसराइल को इंतबा नहीं दे रहा है, इसराइल को धमकी देने में किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल मनमानी कर रहा है और फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और आपको बता दूं कि शोहदा में 70% मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में भी 80% तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और जहाँ तक बच्चों की तादाद का सवाल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में, औलाद की ज़िंदगी में माँ का कितना अहम किरदार होता है। तो बहरहाल आज की जो पहली खबर है जिस पर हम तबसरा करेंगे वो एक फ़लस्तीनी लड़का है। और आपको ये भी बता दूं कि ये एक फ़लस्तीनी लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे फ़लस्तीनी लड़के हैं जो अपनी शहीद माँ बाप के लिए तड़प रहे हैं। तो बहरहाल गज़ा का एक लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 9 या 8 साल की बताई जाती है और उसका नाम है ज़ैन यूसुफ। ज़ैन यूसुफ की माँ हालिया अरसे के दौरान, कुछ माह कबल इसराइली हमले में शहीद हुई। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर माँ का साया सर से उठ जाए तो औलाद का क्या हाल होता है। तो बहरहाल उस बच्चे की जो कहानी है, आपको बता दूं कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद को बहुत ही गोद में राहत महसूस करता है, गोद को बहुत ही महफूज समझता है। लेकिन अब ना उसके पास माँ है, ना वो राहत है, ना सुकून है। लेकिन ज़ैन यूसुफ उस राहत की तलाश में, उस सुकून की तलाश में कब्रिस्तान पहुँच जाता है हर रोज़ और अपनी माँ की खबर को लिपेट कर सो जाता है। तो बहरहाल अल जज़ीरा में इस बच्चे की कहानी शायी हुई है, इंतहाई दर्दनाक कहानी है। और आपको बता दूं कि ये बच्चा सीधा अपनी माँ की खबर की तरफ हर रोज़ माँ की खबर पहुंचता है, उससे लिपट कर सो जाता है। बाप भी उसका पीछा करता है कि बेटे ये तो माँ तुम्हारी शहीद हो चुकी है, अब वो नहीं आएगी। तो कहता नहीं, जब मैं खबर को अपनी माँ के आता हूँ और उसके लिपट कर सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। और आपको ये बता दूं कि अल जज़ीरा का एक रिपोर्टर वहाँ पहुँचता है, उस बच्चे से बात करता है तो बच्चा कहता है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ और मुझे यहाँ सुकून मिलता है। और जब मैं उनकी खबर से लिपट कर सोता हूँ तो मैं अपने आप को महफूज और सेफ महसूस करता हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये दर्दनाक कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आज सारी दुनिया और ख़ास तौर पर जो 57 इस्लामी ममालिक है वो फ़लस्तीनियों की इस हालत ज़ार पर बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो ये भूल गए हैं कि हम एक उम्मत का उस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और खैर उम्मत जिसे कहा गया है। और ये कहा गया है कि तुम्हारी मिसाल यानी दीवार की उन ईंटों के मानद है जो एक दूसरे से चिपकी रहती है और एक मजबूत रहती हैं। तो बहरहाल हालात इस कदर ख़राब है कि वो बच्चा मोहम्मद, जिसका नाम है ज़ैन यूसुफ, उसने ये भी कहा रोते हुए कि काश मेरी माँ थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए तो मैं इसे
चूम लूँगा, मैं उसके प्यार करूँगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ज़ैन यूसुफ की कहानी है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंसान अगर ये बच्चे को देखेगा, उसकी कहानी सुनेगा, तो यकीनन उसका दिल तड़प जाएगा और उसे एहसास होगा कि माँ क्या होती है। माँ, अगर बेटा बूढ़ा भी हो तो माँ के लिए उसके लिए माँ बहुत अहमियत रखती है, और माँ के लिए वो बच्चा ही होता है। 8 साल का बच्चा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है और अपनी माँ की खबर से लिपट कर रो रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन दरिंदा सिफत इसराइलियों ने किस तरह इंसानियत को पामाल कर दिया है। तो बहरहाल इस तरह की कहानियाँ सिद्दीक साहब बहुत ही ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि इंसानियत को रुला देती हैं। बिल्कुल, ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। इससे कई ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ पे इबरतनाक वाक़यात हुए हैं, यानी कफरों की किल्लत हो गई है। लेकिन इंसानियत झिझोड़ने वाले इतने वाक़यात के बावजूद भी कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ता है, कोई बयान तक नहीं देता है। अतराफ़ सारे जो है ना वहाँ पे कंट्री से घिरा हुआ है फ़लस्तीन, किसी का बयान सामने आता है। हालांकि आप देखेंगे नॉर्मल वक्त में ये लोग बार बार इजलास बुलाते हैं, OIC का इजलास, GCC बुलाते हैं, बैठ के बातें करते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे कोई भी जो है ना वहाँ पे इन्हें इजलास बुला के रुकाने वाला कोई भी नहीं है। और पहले तो भी कम से कम ये लोग कंडमनेशन का जो है ना कोई रेजोल्यूशन पास करते थे। अब तो एकदम जो है ना दर्दनाक कब्रिस्तान की तरह खामोशी छाई हुई है। तो जिसकी वजह से जो है ना वो मनमानी कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। खैर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, जितने भी चाहे GCC और UN और दीजिए, नेट, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई इनका जो है ना सुनने वाला नहीं है। तो अब ये लोग कुछ खामोश हैं तो वो लोग क्या बताएंगे, आप बताइए जरा। कोई भी नहीं है, किसी तरह जमूत तारी है, कोई 57 ममालिक के 57 कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। बस 1-2-4 बयान देने की हद तक ये लोग खामोश हैं, उससे हटके लोग कोई तैयार नहीं है। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं, हम हथियार दो, हम खुद लड़ लेंगे। अरे अंदाज़ा लगाइए कि क्या इसराइल जिस अंदाज में, अब देखिए अमेरिका ने जिस तरह मदद की बाइडन इंतजामिया ने इसराइल की 17 अरब डॉलर्स, यानी 1 साल के दौरान 17 अरब डॉलर्स उसको दिए हैं, इमदाद अता किए। और यहाँ तक आप देखेंगे कि जिस अंदाज में अमेरिका उसकी हिफाजत कर रहा है, और जो बम तकरीबन 1.5 लाख टन बम बरसाए गए हैं, बारिश की गई है, मिसाइलों की बारिश की गई है, और ये पूरा हथियार अमेरिका ने दिया है, हिंदुस्तान ने दिया है। इस हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है, हिंदुस्तान ने भी फराहम किया हथियार, बराबर का शामिल है इसमें। ये जो नस्ल कुशी हुई है इसमें हिंदुस्तान भी बराबर का शामिल है, और यहाँ पर भी हथियार गया है, लोग गए हैं, बराबर जो है ना मदद भी उनकी हुई है। तो सारे ममालिक किधर हैं, यानी इंसानियत को झिझोड़ने वाली चीज़ें हैं, तो लेकिन खामोशी क्यों है, ये समझ से बाहर है। अरे अब देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहदेदार का बयान आता है, और वो कहता है कि इसराइल ने गज़ा को क़ब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अब क़ब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, उसके बावजूद उस क़ब्रिस्तान पर भी बमबारी की जा रही। तो क्या इसराइल ये चाहता है कि फ़लस्तीनी शोहदा है, उनके शोहदा की लाशों को निकाल कर फिर बमबारी करे, उन्हें शहीद कर दे? और मैं यकीन से कहता हूँ, पूरी गारंटी से और चैलेंज से कहता हूँ, अगर ये जो फ़लस्तीनी बच्चे शोहदा उठेंगे तो फिर यही कहेंगे हम बैतुल मक़दस के लिए दोबारा शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल, आज भी उनका जज्बा कम होने नहीं पाया है। उनकी माएँ जो भी बच्चे जिंदा है कहते हैं कि कोई बात नहीं है, बच्चा हमारा शहीद हो गया, ऐसे और बच्चे होते तो हम फख्र करते। और मैं समझता हूं कि दुनिया का वाहिद हिस्सा है फ़लस्तीन, वो दुनिया का वाहिद हिस्सा है गज़ा, जहां की माएँ शोहदा को पैदा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, और ये सारी यानी ये जो वाक़यात हैं, यानी खूनीन वाक़यात हो रहे हैं, इससे अमेरिका में देख के खाली कई लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम मालूम आपको, जो है ना इतने मुतासिर हुए हैं कि ये जो चल रहा है कि बचाने के लिए लोग जाने दे रहे हैं मुसलसिल। तो बताइए कितनी जो है ना इबरतनाक है। लेकिन एक बात ज़रूर है सिद्दीक साहब, जो 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद मैं समझता हूँ कि ये हिस्सा होगा फ़लस्तीन या अर्ज़ मुक़द्दस गज़ा का, वहाँ की माएँ गाज़ियों को पैदा करती हैं, वहाँ की माएँ शोहदा को पैदा करती हैं, वहाँ के माएँ जो है मुजाहिदीन को पैदा करती है, जांबाज़ों को पैदा करती है, जंगजुओं को पैदा करती हैं। ये पूरी गारंटी से कह सकते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल। और ये लोग और एक वजह डर इसलिए भी है लोगों के कि सारे ये जितने अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अमेरिकन जो है ना वहाँ पे पूरे वहाँ पे बहरी बेड़े तैयार हैं, वहाँ पे जी हाँ अमेरिकन जो है ना वहाँ पे तैयार रहते हैं। और ये लोगों को हैबत तारी होती है कि कहीं अगर हम कुछ बोले तो हमारे पे कोई अटैक ना कर दे, इस किस्म का खौफ तारी है जिनमें। अरे फ़लस्तीनियों के बच्चों से सबक लें, और ये ज़ैन यूसुफ जैसे बच्चों से सबक लें। अरे माँ का प्यार क्या होता है वो सीखें। मैं समझता हूँ कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, उनके हुक्मरान हैं, जितनी आबादी है, वो ये सीखें कि माँ का प्यार क्या होता है। आप अगर ज़ैन की माँ अगर शहीद होती है, और यकीन मानिए उस बहन ने जामे शहादत नोश किया है, बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन जो बच्चों का प्यार होता है, अपनी माँ की खबर पर रोज़ वो पहुँचता है, उसके लिपेट जाता है, और किस तरह के वो आप अंदाज़ा कीजिए कि आंसू बहाता है, और ये कहता है कि मेरी माँ थोड़ी देर आप बाहर खबर से निकल आओ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को चुम लूँ, तुम्हारे चेहरे को बोसा ले लूँ, तुम्हारे आंखों को चुम लूँ। ये बच्चा कहता है। क्या उस बच्चे की फरियाद इन लोगों तक नहीं पहुँच रही है, इन मुसलमानों तक नहीं पहुँच रही है, मुस्लिम हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही
छोड़िए, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं छोड़िए, उसे छोड़िए, वो तो आपका दुश्मन है, तो फिर आपका जो दोस्त है, आपका जो भाई है, क्या उसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि एक जैन नहीं बल्कि हजारों जैन वहां पर है जो अपनी माओं की खबरों से लिपेटे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचता। आपको बता दूं कि जैन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, सिद्दीक साहब, कि हमारी माँ जो है कभी एक बैग नहीं लाया करती थी, एक थैली लाया नहीं करती थी, बल्कि कई बैग्स लाया करती थी जिसमें हमारे लिए खिलौने हुआ करते थे। और वो भी ये भी कहता है कि मेरी माँ ख्वाब में आती है और सब पूछती है कि बेटे जैन तुम अच्छे हो, तुम कैसे हो, इस तरह की बातें करता है वो। जी जी बिल्कुल जो है ना बहुत दर्दनाक बात है जी। और उसके बावजूद भी जो है ना कोई तब्दीली आने वाली हुई है ना तब्दीली आई है, इनमें बराबर तमाशा सब बैठ के देख रहे हैं। और आपको तो मालूम है जो चेंजेस हो रहे हैं, फिर जो प्रेसिडेंट जो चेंज हो गया है जो है ना, उसके बाद मजीद और इसमें सिचुएशन बहुत एग्रेवेट होने वाली है इससे। और उन लोगों को मालूम है कि मुसलसिल जो है ना ये ट्रम्प भी जो है ना वही है, सेम वही पॉलिसी उनकी। लेकिन अब देखना क्या है, मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल को इतना ही फ़लस्तीनियों को शहीद करने, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का शौक़ है, फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी का शौक़ है, तो मैं समझता हूँ कि अब वो फ़लस्तीनियों की जो लाशें हैं, शोहदा की लाशें हैं, वो निकाल कर फिर बमबारी करे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही नौबत होने वाली है, क्योंकि वहाँ कोई बाकी नहीं जिसके ऊपर बमबारी करे। कोई शहर कोई चीज बची भी नहीं है वहाँ पे, पूरा खंडर बन चुका है वहाँ पे। यकीन मानिए जो खंडात जो बन चुके हैं, जो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है गजा, उसके नीचे आज भी 12,000 फलस्तीनी शोहदा की लाशें दबी हुई हैं। बिल्कुल श्योर जो है ना, ये कंफर्म बात है यूएन की तरफ से कि उनको निकालने की भी इन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं है, सहूलतें नहीं है, सोर्सेस नहीं है उनके पास। और आप देखिए जो फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत है उसका कहना है कि 44,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, 1,02,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी यानी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक NGO है, गैर सरकारी तंजीम है, उसने वाज़े तौर पर कहा है मीडिया सोर्सेज से कि 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, 2 लाख से ज़ायद, और 5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हैं। बिल्कुल, ये लोग बताते नहीं, मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया है, लोग नहीं बताना चाहते, लेकिन बहुत ही सीरियस वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो है ना वहाँ पे अब्यूज हुआ है, वहाँ पे बहुत खतरनाक नस्ली बज़ाब्ता तथहीर जिसको कह सकते हैं वो वहाँ पे अंजाम दिया गया है और मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है पूरा अमेरिका की ज़ेर सदारत जो है। नहीं, बहुत ख़तरनाक बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक शोधा का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको आदाद शुमार के ज़रिए बताया कि 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह, जैसे कि सिद्दीक साहब ने कहा कि नस्ली तथहीर हो रही है वहाँ पर, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनका नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन सब अपने अपने औलादों में, अपने अपने ख़ानदानों में, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। किसी को एहसास नहीं है कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस बच्चे का वाक़या सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या याद आया जब आप मदीने से अपने सहाबा इकराम के साथ मक्के को जा रहे थे। तो एक रास्ते में एक छोटा सा ठेला आता है, यानी एक मट्टी का ऐसा ऊंचा मुकाम आता है, और वहाँ आप पहुँचते हैं, सहाबा को नीचे रोकते हैं, कहते हैं आप लोग यहाँ पर रहे ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। तो आप वहाँ पर जाते हैं कुछ साहबा, चंद एक साहबा के साथ, और वहाँ पहुँचकर मालूम होता है कि जो खबर मुबारक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की खबर मुबारक है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप उस खबर से लिपेट जाते हैं और रोते हैं, तो जिसे देखकर साहबा के भी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। तो ये बच्चा मैं समझता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत पर अमल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है ना, ये ऐसी कई मिसालें, कई एग्जाम्पल्स है रियाज साहब, लेकिन आलमी जो ज़मीर है वो झिंझोड़ने के लिए काफ़ी अभी भी नहीं है। और अब और एक चीज़ आप देखिए, आप कुछ हो जाता है मेडिकल जो है ना, फर्स्ट एड के लिए ना तो मेडिकल फैसिलिटी है, ये नहीं, यूएनओ के जो ऑब्जर्वर है उनको भी निकाल के फेंक दिया गया है, ताकि वो लोग रिपोर्ट सही वहाँ पे वो लोग कर रहे थे, उनको भी कहा गया कि निकल जाओ, उनके ऊपर बमबारी की गई, उनको मारा गया है जाना। तो अब ये किधर है बताइए, मेडिकल एड किधर है, खाने की चीज़ें नहीं है वहाँ पे, कैसा पहुंचेंगे वहाँ पर, रसाई बताइए, कुछ भी नहीं है। वो एक खाली आपको मस्जिद से एक जो है ना बॉर्डर लगता है, वहाँ से आपको जो है रफा, बिल्कुल रफा का जो बॉर्डर है वहीं से आपको पहुँचाना होता है, और वो भी कभी खुलता कभी बंद हो जाता है, उस पर भी पाबंदियाँ हैं कई। बड़ी अफसोस की बात है बहरहाल नाज़रीन, ये तो खबरें मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों की मदद हर इंसान का, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उसका अखलाकी फरीज़ा बनता है। और हम उन इंसानियत नवाज़ों को सलाम करते हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो अमेरिका में भी है, जो आप देखेंगे खुद यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, जो इसराइल के मुखालिफत में और फ़लस्तीनियों की तायद में एक ज़बरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। उसमें तलबा भी हैं, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, माहिरीन तालीम भी है, दानिश्वर भी है, समाजी जहदकार भी है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 से काम कर रही है।
आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हालिया अरसे के दौरान कल ही आपने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अक़लियती किरदार है या माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बावजूद ऐसा लगता है कि फैसला मुबहम फैसला है, और आपको ये बताना ज़रूरी है जो फैसला सुनाया गया है वो आप देखेंगे कि फैसला तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत ही इत्मीनान बख्श है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच तश्कील जो दिया गया वो उसका हतमी फैसला करेगा। लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है तो आपको बता दूं कि पहले यानी 1859 में 1859 में ये एक छोटा सा मदरसा था जो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1863 में 1863 में गाजीपुर में उन्होंने एक मदरसा कायम किया जो बाद में विक्टोरिया हाई स्कूल की शक्ल इख्तियार किया। तो यानी मदरसा जो उन्होंने कायम किया था वो विक्टोरिया, बाद में जब वो 1863 में जो मदरसा कायम किया वो विक्टोरिया हाई स्कूल की शक्ल इख्तियार किया गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आने से पहले ही साइंटिफिक सोसाइटी कायम कर दी गाजीपुर में, और गाजीपुर से जब वो अलीगढ़ आए तो फिर अलीगढ़ ये साइंटिफिक सोसाइटी मुंतकिल कर दी गई, और जहाँ पर मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे, मुस्लिम माहिरीन तालीम थे, वो जो मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के करीब करने के लिए उर्दू में और मुख्तलिफ ज़बानों में मज़ामीन लिखा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह एक ये तहरीक चली। 1875 में स्कूल कायम किया गया, यानी आप देखेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले 1875 में स्कूल कायम किया गया, फिर 1878 में ये स्कूल कायम किया गया, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया गया। फिर आपने देखा कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सर सैयद अहमद खान ने गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए, और उन्होंने कहा था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी तरह ये मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी में यानी तब्दील होगी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी इस तरह हो कि वहाँ पर जो हमारे बच्चे हों वो अंग्रेज़ी में तालीम हासिल करें, वहाँ पर हमारे बच्चे अपनी ज़बान उर्दू की हिफाजत करें, वहाँ पर इस तरह का ड्रेस हो, वहाँ पर इस तरह का तराना पढ़ा जाए, और वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, मेडिसिन में आगे बढ़ें। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेडिसिन का जो सबसे पहला कॉलेज कायम किया गया वो यूनानी कॉलेज था। जी जी जी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों की तरक्की में, ख़ास तौर पे वेस्टर्न ये जो नॉलेज है उसको देने के लिए इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ से कई IAS ऑफिसर्स बन के भी मुस्लिम निकले हैं, और इसको कायम करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सर सैयद अहमद खान ने दी हैं। बाद भीख मांगा करते थे उसके चंदे के लिए, बिल्कुल जो है ना, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ इसके पीछे। साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने कहा भीख मांगा करते थे, आपने बिल्कुल सही कहा है, एक कोई मामूली बात नहीं है। वो ऐसा अपना कुर्ता फैलाए लोगों के सामने ठहर जाते थे और भीख मांगा करते थे कि आओ मुसलमानों के तालीमी इदारे की मदद करो। ये कहा जा रहा है कि 1900 में आपको बता दूं कि उस यूनिवर्सिटी का जब बेड़ा उठाया गया था तो उस वक्त हुकूमत हिंद ने, जबकि जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने कहा कि इसके लिए कम से कम 30 लाख रुपए जमा करवाना चाहिए। उस दौर के 30 लाख कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है जी। तो इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है उन्हें। आपको ताजुब का सुन के, जब चंदा मांगने जा रहे थे तो एक शख्स ने उसमें पुराना जूता डाल दिया उनकी झोली में, तो फौरन से वो लेके जो है ना जूते की जो भी कीमत आती लेके करके उसकी आधी कीमत जो भी आती वो लेटर खरीद के शुक्रिया का लेटर उसको जो है ना शुक्रिया का लेटर लिखते हैं। ये वाक़या डॉक्यूमेंटेड है, बुक्स में लिखा हुआ है। तो ऐसे जो है ना शख्सियत थी वो कि अपनी मुसलमानों की तालीम के लिए, स्पेशली वेस्टर्न इंग्लिश की तालीम के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। तो वैसे मदरसों को ये लोगों की मुसलसल नज़र लगी रहती है, हमेशा लोग निशाना बनाने की कोशिश करते हैं कि इसके अखिलती किरदार को ख़त्म कर देना। अब अंदाज़ा कीजिए, यूनानी मेडिकल कॉलेज की जो बात मैंने की है, हकीम अजमल खान यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया, यानी तिब्बिया कॉलेज कायम किया गया था 1927 में। हालांकि 1920 में ये यूनिवर्सिटी कायम हुई, और उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ 7 साल के अंदर वहाँ पर ये यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। उसके बाद जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज वो कायम किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया। और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर कैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी और जैसे शख्सियतों ने, और आप देखेंगे कि अनवरा तैमूर जो आसाम की पहली खातून चीफ मिनिस्टर थी वो भी वहाँ से पढ़ी थी। जी जी, कई बड़े बड़े लोग वहाँ से तालीम याफ्ता थे।
اور ایون میرے خیال سے آزادی کی لڑائی میں بھی اہم کنٹریبیوشن ہے یہ یونیورسٹی جی ہاں جی بالکل، وہاں سے جو ہے نا باضابطہ نکلے ہیں فریڈم فائٹرس، وہاں پہ بہت بڑا رول ہے، جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس میں ان کا بھی رول ہے وہاں پہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب سر سید لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑ جاؤ، آؤ انگریزی سے جڑ جاؤ، تم ترقی کرو گے، تو اس وقت ان کے پاس دو چیلنجز تھے۔ ایک چیلنج یہ تھا کہ پیسہ کس طرح جمع کیا جائے، 30 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ناٹ اے جوک۔ تو انہوں نے کس طرح پیسہ جمع کیا آپ نے بتایا ہے، یہاں تک کہ رقاصاؤں کے پاس گئے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ آپ پیسے دو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تو پیسہ کا چیلنج تھا، دوسرا مسلمانوں کو یہ ترغیب دینا بھی بہت بڑا چیلنج تھا کہ تم اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑ جاؤ گے اور انگریزی سے جڑ جاؤ گے تو ترقی کے راہیں کھل جائیں گی۔ یہ بھی بہت اہم بات تھی کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کی زبان سیکھنا بھی گناہ ہے، جبکہ زبانیں تو اللہ کی ہوتی ہیں۔ بالکل جو ہے نا باضابطہ فتویٰ لایا گیا ہے، ان کو کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، جو ہے نا کتنی افسوس کی بات ہے کی گئی، لیکن یہ لوگ مذاق اڑائے۔ لیکن آج چل کے وہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں، جو ہے نا انہوں نے دور اندیشی سے کام کیا کافی جگہ۔ اب دیکھیے فیضان مصطفیٰ ہیں، آپ دیکھیں گے نلساڑ یونیورسٹی کے جو چانسلر وائس چانسلر تھے وہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مورخ ہیں ہسٹورین محمد حبیب، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور فرینک اسلام وہ بھی اسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کافی۔ اس کے بعد ان کے پوترے اور سرراس مسعود، ارے بالکل اچھی بات کہی آپ نے، بڑے ان کا رول بھی بہت ہے امپورٹنٹ۔ ارے آپ نے جو رول کی بات کی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں، سرراس مسعود کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سرراس مسعود یہاں جو تھے ایجوکیشنل سسٹم حیدرآباد کا جو ہے اس سے بہت جڑے، ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد دکن کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، نظام تعلیم ہے، وہ جاپان کے نظام تعلیم کی طرح ہو جائے، کیونکہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں حیدرآباد دکن طلب کیا گیا، سرراس مسعود بہت ہی غیر معمولی ذہانت کے حامل بیرسٹر تھے اور انہوں نے جاپان کا دورہ کیا۔ جاپان کا دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ حیدرآباد کا جو تعلیمی نظام ہے اسے جاپان کے تقلید کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 1922 میں انہوں نے جاپان کا دورہ کیا تھا جب حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر یہاں کے حکمران تھے، اور 1923 میں اپنے ایک پبلیکیشن میں انہوں نے واضح طور پر اس طرح کی باتیں کی تھی کہ حیدرآباد دکن میں تعلیمی نظام کیسا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ حیدرآباد دکن میں وہ 1916 سے لے کر 1928 تک پبلک انسٹرکشن کے ڈائریکٹر تھے۔ جی ہاں بالکل، بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا کیونکہ بہت دور اندیش آدمی تھے اور بہت قابل ترین آدمی تھے، جو ہے نا، اور انگریز بھی ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ جی یہاں انگریز تو ان کا بہت بڑا، ان کا بھی جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور بعد میں اس سلسلے کو قائم رکھا انہوں نے، سر سید کے سلسلے کو۔ جی ہاں بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اکثر یہ انسانوں کو دفنایا جاتا ہے، انسانوں کی آخری رسومات انجام دی جاتی ہے، لیکن یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندوستان کا تمدن ہے اور اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے ساری دنیا میں ہندوستان۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں کی شادیاں بندروں سے، کتوں سے اور جانوروں سے بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ توہم پرستی کی ایک بدترین مثال ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن کی جو بہو ہے ایشوریہ رائے کو کون نہیں جانتا، حسینہ عالم بھی رہ چکی ہیں، اور ابھیشیک بچن کی بیوی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی کنڈلی نہیں مل رہی تھی، پنڈتوں نے کہا، نجومیوں نے کہا کہ ان کی کنڈلی اسی وقت ملے گی جب اس کی شادی کسی جانور سے یا درختوں سے کر دی جائے۔ تو بہرحال ایشوریہ کی پہلی شادی درخت سے کی گئی، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھاڑ کے ساتھ کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھیشیک سے ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توہم پرستی میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں۔ یہ خبر ہے گجرات کے سورت کی، اور وہاں پر ایک کسان ہے اور جو تعمیراتی شعبے سے تعلق بھی رکھتا ہے، اچھے پیسے والا ہے، اور اس نے اپنے 15 سالہ گاڑی کو کی آخری رسومات انجام دی، یعنی گاڑی اچھی حالت میں تھی، اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ اس گاڑی نے جب میں خریدا تھا 12 سال قبل، اس کے بعد میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا، بہت زیادہ ترقی آئی، خوشحالی آئی، تو میں اس گاڑی کو اچھی طرح آخری رسومات انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے 4.5 لاکھ روپے اس کی آخری رسومات پر خرچ کیے ہیں، یعنی ایک گاڑی، اس کو پھولوں سے سجایا اور پھر اس کا جلوس نکلتا ہے ڈیڈ باڈی کا، تو بہرحال اس گاڑی کا بھی جلوس نکالا گیا، اور پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ 1500 لوگوں نے شرکت بھی کی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے صدیق صاحب۔ انہیں ہم بہت آگے ہیں ماشاءاللہ سے سپرسٹیشن توہم پرستی جی ہاں اور باضابطہ اس کی سمادھی بنائی گئی، کافی پیسہ لاکھوں خرچہ کیا گیا ہے، جی ہاں پھول بنا کے کر کے باضابطہ ویدک چانٹنگ ہاں کے ذریعے سے پنڈت لکھ رہے تھے، بلایا گیا ہے، اس کے بعد اس کو دفنایا گیا ہے، جو ہے نا۔ تو یہ چیزوں میں جو ہے نا ابھی بھی ہم بہت آگے ہیں، اتنی ترقی کے باوجود بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ ارے چاند پر کمند ہم نے ڈال دیے، چندرائن مشن دیکھیں آپ کامیاب ہو چکا ہے، حالانکہ
اب راہل گاندھی نے پنوتی کا نام لیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے چیخ پکار ہوا. جی ہاں بالکل. اور ماشاءاللہ یہ سب دین کس کی ہے؟ سب بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ لوگ ایسی چیزوں کو بہت ہی انکریج کرتے رہتے ہیں, آپ کو تو معلوم ہے. جی جی, قوم پرستی یہ ایسے چیزوں کو انکریج کرتے ہیں لوگ, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہت ہی غلط بات ہے. ویسے بھی ناظرین, جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ خبروں کا سوال ہے تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں 20 نومبر کو یہ رائے دہی ہوگی اور 23 نومبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتی ہے, اور بی جے پی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے کیا نہیں کرتی. تو بہرحال ہریانہ میں جو گیم کھیلا گیا, اگر مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کا گیم کھیلا جاتا ہے تو پھر سمجھیے کہ مہاراشٹر میں بی جے پی کی حکومت برقرار رہے گی. ورنہ اگر الیکشن کمیشن سختی اختیار کرتا ہے, منصفانہ اور شفافانہ طریقے سے انتخابات کا انعقاد عمل میں لاتا ہے, تو بی جے پی کی شکست یقینی ہے. بالکل جناب, عوام بھی بیزار ہو چکی ہے وہاں. جی, اور چونکہ سب میں سیکنڈ بڑی اسٹیٹ ہے جہاں سب میں زیادہ سیٹس آتی ہیں, تو اس کا الیکشن بہت کرٹیکل ہوتا ہے مہاراشٹر کا. آپ کی اطلاع کے لیے اتر پردیش کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے, تو اس پہ ساری بی جے پی کی نظریں کیسا بھی کر کے ہڑپ لیں وہاں کی اسمبلی کو. اب آپ دیکھیے اتر پردیش کی آپ نے جو بات کی ہے تو اچھی بات, وہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اتر پردیش میں بھی 9 اسمبلی حلقے ایسے ہیں جہاں پر 20 نومبر کو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جو ہمیشہ بکواس کرنے میں سر فہرست رہتے ہیں, اور ویسے بھی اب تو مقابلہ چل رہا ہے بی جے پی میں کئی قائدین کا کے درمیان کہ وہ کون کتنی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو بہرحال یوگی آدتیہ ناتھ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے, بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلوں کے موقع پر SC ST اور OBC کو تحفظات دی جانی چاہیے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طبقہ جو تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے, وہ بھی انہیں دیکھا نہیں جاتا. جی, وہ بھی تکلیف ہے ان کو, ایجوکیشن میں بھی ان کو تکلیف ہے. اگر ترقی آپ کی اطلاع کے لیے وہاں پر بھی برابر کے نان مسلم کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے, ریزرویشن ساری چیزیں. اور آپ کی کوچنگ سینٹر جو ہوتی ہے یہ سوہرا کی, وہاں پہ برابر نان مسلم وہاں سے بھی نکلتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہندو کا کیا جائے نہ مسلمان کیا جائے, ملک کی ترقی کے لیے سب کو ایک مل کر کام کرنا چاہیے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.